हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो के एंड में जो सवाल आपके सामने आएगा उसका जवाब देने पर किसी भी इंसान को फिजिक्स का नोबेल प्राइज देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। हम सभी जानते हैं कि हमारे आज के डिसीजन पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। हम जो भी एक्शन आज लेंगे उसका आउटकम हमें भविष्य में देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन क्या इसका उल्टा सही हो सकता है? मतलब कि भविष्य में लिया गया डिसीजन क्या वर्तमान को बदल सकता है? और अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि इस वीडियो में यही साबित होगा। इसी को कहते हैं डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर, और ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एनहांस्ड वर्जन है। पर ये डिलेड क्या है और कैसे भविष्य वर्तमान को बदल सकता है, चलो पता करते हैं। पहले समझते हैं स्लिट एक्सपेरिमेंट को, और हम बात करेंगे सवाल जवाब के रूप में। ये स्लिट क्या चीज है? अगर किसी चीज में छेद कर दिया जाए या पतली सी दरार बना दी जाए तो उसे स्लिट कहेंगे। अब आता है सवाल कि हम इस स्लिट से क्या करने जा रहे हैं। तो जी हम खेलेंगे कंचे। अब मेरा मतलब है कि हम इस स्लिट से कंचे फेंक के मारेंगे। वैसे कंचे आजकल आउट ऑफ फैशन है। तो जरा सोचिए, जब आप किसी मशीन की मदद से एक स्लिट पर कंचे फेंक के मारते हैं तो क्या होगा? कुछ कंचे दीवार पर टकराकर इधर उधर गिरेंगे और कुछ कंचे सीधा स्लिट के आर पार निकल जाएंगे और हमें मिलेगा दीवार पर एक सीधा निशान। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा उसको होना चाहिए। पर जरा सोचो, अगर हम एक और स्लिट का प्रयोग करें, यानी डबल स्लिट का इस्तेमाल करें, तब क्या होगा? होना क्या है, जैसे पहला पैटर्न बना था अब उसके बराबर में एक और पैटर्न बन जाएगा, और जैसा कि हमें उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बना। ये भी देखने में नॉर्मल लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पर मेरे से एक सवाल पूछ सकते हो कि भैया आपने डबल स्लिट से मैटर के पार्टिकल्स को फेंका, तो उन पार्टिकल्स ने स्लिट से निकलने के बाद ऑब्जर्वेशन प्लेट के ऊपर बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बनाया जैसा उन्हें बनाना चाहिए था। लेकिन क्या हो अगर इस स्लिट से हम एक वेव को फेंके, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में रिजल्ट अलग आएगा या सेम आएगा? तो चलो सबसे पहले सिंगल स्लिट से वेव को निकालते हैं। अब जैसे ही सिंगल स्लिट से वेव निकली तो बिल्कुल स्लिट की सीध में उसने मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करते हुए एक ब्राइट लाइट की लाइन डिटेक्टर स्क्रीन पर बना दी, और ये रिजल्ट लगभग कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमें सिंगल स्लिट से कंचे फेंकने पर मिला था। कमाल की बात ये है, अभी तक सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसपे कोई हैरानी हो। पर रुको जरा, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्या हो अगर इसी वेव को डबल स्लिट से निकाला जाए, क्या कुछ अलग होगा? चलो पता करते हैं। अब जैसे ही डबल स्लिट से वेव को निकाला गया तो वो दो हिस्सों में टूट गई और दोनों स्लिट से अलग अलग वेव निकली। अब यहाँ पर जब एक वेव का टॉप दूसरे वेव के बॉटम से टकराया तो उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। जहाँ पर दोनों वेव के टॉप मीट करे थे वो स्पॉट हो गया ब्राइट, और जहाँ पे वेव्स ने एक दूसरे को कैंसिल किया वो स्पॉट डार्क ही रह गया। अब हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा? हमने ये देखा कि जब डबल स्लिट से मैटर को फेंका गया तो हमें दो बैंड मिले थे, लेकिन जैसे ही हमने डबल स्लिट से वेव को निकाला हमें मिला इंटरफेरेंस पैटर्न। वैसे ये भी नॉर्मल ही है, जैसा सोचा था वैसा ही मिला, बुक्स में भी ऐसा ही लिखा है, कोई हैरानी की बात नहीं है। अब चलते हैं क्वांटम लेवल पर। वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स। जरा सोचो, अगर यही एक्सपेरिमेंट हम क्वांटम लेवल पर करें तो क्या होगा? होना क्या है, चलो करके देख लेते हैं। तो अब आता है सवाल कि भैया क्या फेंके, क्वांटम लेवल पर कंचे कहां से लाएं? चिंता ना करो, हम फेंकेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं सिंगल स्लिट का। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन गन की मदद से सिंगल स्लिट से इलेक्ट्रॉन की बरसात करी तो हमें बिल्कुल सेम पैटर्न मिला जैसा कि हमें कंचे फेंकने पर मिला था, यानी एक सिंगल लाइन में इलेक्ट्रॉन की बरसात। चलो जी, सिंगल स्लिट पे हाथ साफ कर लिया, अब बारी है डबल स्लिट की। अब अगर सिंगल स्लिट से हमें सिंगल बैंड मिलता है तो डबल स्लिट से इलेक्ट्रॉन को फेंकने पर हमें डबल बैंड मिलने चाहिए। क्या डबल बैंड मिलेंगे? चलो पता करते हैं। पर ये तो इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये कैसे हो सकता है? हमने तो इलेक्ट्रॉन फेंके थे जो कि मैटर पार्टिकल है, वो एक वेव की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? ये रिजल्ट तो असंभव है, कहीं पर तो कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। मैटर इंटरफेरेंस पैटर्न कर ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन का वेव की तरह इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना किसी भी लॉजिक से डिफाइन नहीं किया जा सकता, पर इंटरफेरेंस तो हो रहा था। अब बारी थी इस राज से जुड़े हुए गड़े मुर्दे उखाड़ने की, और जैसा कि आप जानते हो फिजिसिस्ट बहुत चालाक होते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फेंकने के बजाय एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फेंका जाए, और इस तरह से हमें दो बैंड मिल जाएंगे। अब ऐसा करने के पीछे फिजिसिस्ट का कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर रहा होगा। तो इसके पीछे फिजिसिस्ट ने जो लॉजिक दिया वो ये था कि हो सकता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ आपस में टकराकर इंटरफेरेंस पैदा कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्यों ना एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फेंका जाए। और उन्होंने शुरू कर दिया अपना एक्सपेरिमेंट। लेकिन कुछ घंटों बाद हमें दोबारा इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला। ये सच में बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि
जो हमें दिख रहा था वैसा होना नहीं चाहिए था, और जो हो रहा था वो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। अब ये घटना जिस तरफ इशारा कर रही थी वो गले से नीचे उतरनी बड़ी मुश्किल है, पर सच यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन गन से निकलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन पहले मैटर की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही डबल स्लिट के पास पहुँचता है वो वेव की तरह स्प्लिट होकर दोनों स्लिट से निकलता है। और क्योंकि अब वो दो स्लिट से निकल रहा है तो इंटरफेरेंस तो होगा ही, और इसी इंटरफेरेंस की वजह से हमें एक वेव वाला पैटर्न मिल रहा था। पर इसके अलावा इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं जा सकती। अब अगर आपको ये अजीब लग रहा है तो जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो इससे भी ज्यादा अजीब है। स्लिट के पीछे रखे डिटेक्टर पर ब्राइट और डार्क दो तरह की फ्रिंजेस बनी, और जिनको फ्रिंज का मतलब समझ में नहीं आ रहा है वो समझो कि लकीरें बनी। वैसे लकीरें सही शब्द नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए उसी से काम चला लो। अब क्योंकि इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट और डार्क स्पॉट बने थे, या डार्क फ्रिंजेस बनी थी, या लकीरें बनी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से निकल रहा था, और दोनों ही स्लिट से नहीं भी निकल रहा था। वो लेफ्ट वाली स्लिट से भी निकल रहा था, वो राइट वाली स्लिट से भी निकल रहा था। यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास टोटल 4 प्रोबेबिलिटी थी, जो कि मैथमेटिकली बिल्कुल स्ट्रेंज है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये सारी पॉसिबिलिटीज एक दूसरे के साथ सुपरपोजिशन में थी। इस रिजल्ट ने अच्छे अच्छे फिजिसिस्ट के दिमाग के धागे खोल दिए। पर जैसा कि आप जानते हो फिजिसिस्ट बहुत तेज होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। उन्होंने एक तिकड़मबाजी भिड़ाई। अब फिजिसिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट में एक मेजरिंग डिवाइस को रख दिया जो हमें ये बता सके कि इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से निकला है। लेकिन सारा गड़बड़ घोटाला यहीं से शुरू हुआ। आप यकीन नहीं मानोगे जो हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्लिट के पास पहुंचा, इलेक्ट्रॉन को पता नहीं कैसे पता लगा कि उसे कोई देख रहा है, और वो दोबारा मैटर की तरह बिहेव करने लगा। यानी कि उसने दोबारा डबल बैंड बना दिए। ये सच है। हजारों बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और हजारों बार सेम ही रिजल्ट आया है। दुनिया की कोई भी बुक उठा लेना, किसी भी रिसर्च पेपर को पढ़ लेना, आपको हमेशा सेम रिजल्ट मिलेगा। ये वाकई में हैरान करने वाली चीज है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो है क्वांटम मैकेनिक्स का कमाल। अब सवाल आता है ये कि इलेक्ट्रॉन ने ये कैसे डिसाइड किया कि उसे किस तरह से बिहेव करना है? क्या इलेक्ट्रॉन को ये पता था कि उस पर कोई नजर रखे हुए है? अब यहाँ पर फिजिसिस्ट के सामने खड़ा हो गया एक बहुत बड़ा सवाल। क्या सच में हम मैटर को समझते हैं? आखिर मैटर है क्या? क्या ये पार्टिकल है या ये एक वेव है? और अगर ये एक वेव है तो ये किस चीज की वेव है? और इन सारी चीजों का एक ऑब्जर्वर से क्या लेना देना है? इसी को क्वांटम मैकेनिक्स में कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन कहते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन से हो गया। यानी ऑब्जर्व करते ही वेव फंक्शन कोलैप्स कर गया। अब जरा आप ये सोचिए, अगर एक ऑब्जर्वर की वजह से इलेक्ट्रॉन अपना डिसीजन बदल रहा है तो क्या हो अगर ऑब्जर्वेशन का समय बदल दिया जाए? बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन को स्लिट के अंदर जाने से पहले ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन क्या हो अगर हम स्लिट से आते हुए इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें, यानी अपनी ऑब्जर्वेशन को डिले कर दें, और इसी को डिलेड चॉइस कहते हैं। अब बच गया क्वांटम इरेजर, तो चिंता मत करो, उसे भी जोड़ूंगा। लेकिन क्वांटम इरेजर पर बढ़ने से पहले डिलेड चॉइस को अच्छे से समझ लो।